वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, विभाजन विभीषिका का यह चतुर्थ एपिसोड प्रस्तुत है। आज आपको भारत विभाजन के एक ऐसे परिवार से मुलाकात करवा रहे हैं जो कि वर्तमान पाकिस्तान के गुजरात ज़िले के शादीवाल गांव के मूल निवासी थे, परंतु 1947 के विभाजन ने सब कुछ छीन लिया, बेघर कर दिया। शादीवाल गांव के संपन्न परिवार ने 1947 भारत विभाजन विभीषिका का दंश झेला और अनेक दुश्वारियां कष्ट झेलते हुए खाली हाथ मात्र 3 कपड़ों में प्रयागराज पहुँचे। स्वर्गीय कृष्णलाल मारवाह जी मिलिट्री पेंशन कार्यालय लाहौर में कार्यरत थे और 1947 में वह कार्यालय लाहौर से प्रयागराज लाया गया। स्वर्गीय कृष्णलाल मारवाह जी, उनके माता पिता व परिवार ने विभाजन के दंश को जो झेला उसको सुनिए स्वर्गीय कृष्णलाल मारवाह जी के सुपुत्र श्री सतीश कुमार मारवाह जी से। हम भारतवासी चैनल पिछले कुछ दिनों से भारत विभाजन विभीषिका पे कुछ एपिसोड प्रस्तुत कर रहा है और 2 वर्ष पहले भी मैंने कुछ एपिसोड प्रस्तुत किए थे हम भारतवासी चैनल पर। इस बार मैंने उन परिवारों से पहले भी संपर्क हुआ था, अभी भी संपर्क हुआ, जो कि भारत विभाजन के समय जिन्होंने दुश्वारियां झेली, कष्ट झेले और परिवारों के साथ किस प्रकार प्रयागराज पहुँचे। और उन्हीं में से एक परिवार है श्री सतीश कुमार मारवाह जी का, जिनके घर पे आज मैं बैठा हूँ। तो सतीश जी, आपका भी परिवार, जैसे मुझे पता है कि आप लोग भी उधर पाकिस्तान से डिस्ट्रिक्ट गुजरात से आए थे और शादीवाल आपका गांव था, तो क्या क्या आपके परिवार में कैसे कैसे आप लोगों ने झेला, क्या कष्ट आपको झेलने पड़े और वो अपना सारा कुछ आप उजाड़ के यहाँ पे 3 कपड़ों में पहुँचे थे। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा उसके बारे थोड़ा हमको संस्मरण आपने बताएं, अपने पिताजी के, अपने दादाजी के, उनका नाम क्या था जी? सर, मेरे पिताजी का नाम श्री कृष्ण लाल जी मारवाह और मेरे दादाजी का नाम लक्ष्मण सिंह और मेरे दादाजी के पिताजी का नाम गुरदीप सिंह और मेरी दादी का नाम विद्या और उनके दादाजी की 3 शादियां हुई थी, जिनमें पहली पत्नी से कोई औलाद नहीं थी, दूसरी पत्नी से मेरे पिताजी, मेरे बुआ जी और मेरे चाचा 3 हुए थे और उसके बाद उन्होंने तीसरी शादी की और तीसरी शादी से 5-6 बच्चे हुए। और मेरे पिताजी छोटे ही थे तो उनकी जब माँ की डेथ हो गई तो ननिहाल चले गए। वहाँ पे उनके नाना का, ननिहाल कहाँ पे था? ननिहाल कराची में। तो कराची में पैराशूट फैक्ट्री थी उनकी, तो वहीं पे उनके साथ रहते थे। और दादा का मेरा ब्याज का काम था और सोना रख के ब्याज पे पैसा दिया करते थे और इस तरह काफ़ी उनके पास धन इकट्ठा हो गया था, क्योंकि ब्याज का पैसा लेके जो जाते थे उसमें ज़्यादातर मुसलमान लोग ही होते थे और लौटा नहीं पाते थे। तो इस तरह जो पैसा इकट्ठा होता गया तो वो बोरों में भरते गए, मतलब जो सोना रह जाता था वो बोरों में डाल देते थे, एक्सपायरी के बाद टाइम एक्सपायर होता बोरे में डाल देते। तो इस तरह पैसे की कमी नहीं थी और अच्छा खुशहाल परिवार चल रहा था। और वक्त के साथ जब पार्टीशन का समय आया तो उन दिनों की बात है, मेरे पिताजी, दादा हमारे फ्राइडे के फ्राइडे छुट्टी के दिन आन गाँव जाते थे वसूली के लिए, पैसा ब्याज वसूली के लिए। और एक फ्राइडे को ऐसा हुआ कि वो गए सुबेरे सुबेरे मेरे चाचा के साथ, तो पीछे उन्होंने मस्जिद से
घोषणा कर दी कि आज 12 बजे तक जो लोग यहाँ पे अपना सामान ले जाएंगे वो ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन लोग? वो जितने हिंदू लोग हैं वो चले जाइए लेके, लेकिन जो 12 बजे के बाद किसी के साथ कुछ हो जाएगा तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप लोग अपना जो भी सामान बटोरना है बटोर के ले जाइए। उस समय आप कहाँ पे थे? आपके दादा दादी उस किस गांव में थे, कहाँ पे थे? वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात और गांव शादीवाल था। तो वहाँ से फिर दादी को एकदम परेशानी हो गई, बेचारी अकेली औरत और 4 छोटे छोटे बच्चे। तो किसी तरह उसने सारा सामान इकट्ठा किया और हड़बड़ में जो बटोर पाई बटोरी, और उसके बाद एक लड़के को तैयार किया कि 4 पहिया गाड़ी लेके आ जाओ और मेरा सारा सामान और 2 बच्चे बहुत छोटे थे उस गाड़ी में ही लिटा दिए, और 2 साथ में चलने लायक थे, वो चल के आ गए साथ में। इस तरह आर्मी कैंप तक पहुँचे और बहुत सारी प्रॉपर्टी वही छूट गई। मकान इतना बड़ा था कि एक मुसलमान उस समय 80,000 रुपये दे रहा था कि लक्ष्मण सिंह पिंड उजड़ जाएगा, ये गदर होने वाला है, तुम मकान हमको बेच दो। तो वो लक्ष्मण सिंह मेरे दादा कहते हैं कि असी चीज़ां बनाने आ, बेचन वास्ते नहीं बनाते। तो उन्होंने नहीं किया कुछ ऐसा। तो आखिर में इस तरह सब उजड़ गया और उनको मजबूरी में छोड़ छाड़ के आना पड़ा। और पिताजी मेरे उस समय लाहौर में CMAP लाहौर में जाके काम करते थे। मतलब सरकारी नौकरी में थे वो? सरकारी नौकरी। CMP का मतलब क्या हुआ? CMP का CMAP कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अकाउंट्स पेंशन। तो वहाँ पे काम करते थे। और जब पार्टीशन हो गया तो CMAP का दफ्तर इंडिया में आया और उस रिकॉर्ड के साथ, दफ्तर के रिकॉर्ड के साथ अलमारियाँ, फर्नीचर सारा ट्रेन में लाद के लाए। उसमें मेरे पिताजी भी आए थे साथ में ही। और CDA पेंशन इलाहाबाद में आके, जो कि CDA पेंशन पहले आर्मी हॉस्पिटल था, उसको CDA पेंशन ऑफिस के लिए सेलेक्ट किया गया और यहीं पे सारा सामान उतारा गया। और मेरे पिताजी यहीं पे 3 महीने तक ऑफिस के बैरकों टेबलों पे सोते थे और सदर बाज़ार बगल में वहाँ पे जाके खाना खाते थे। और इस तरह ये तो इनका पहुँचने का हुआ। और मेरे पिताजी की सगाई हो चुकी थी वहाँ पे, और मंगेतर का पता नहीं था कहाँ पे। और वो कैंपों की डाक के थ्रू पता चला 6 महीने बाद कि वो बेला रोड कैंप दिल्ली में लाल किले के पीछे, वहाँ पे उनको कैंप मिला हुआ है। और मेरी दादी को जो कैंप मिला था वो सवैत, इलाहाबाद के सवैत कैंप में मिला था, एरोड्रोम के पास। तो वहाँ पे मेरी दादी और दादा सब किसी तरह डाक के थ्रू इकट्ठे होकर सब पहुँच गए। तो इस तरह था। और दादा की प्रॉब्लम ये, जो दादा ने झेला है वो कहानी हम भूल ही गए बताना, कि जब आन गांव से वसूली करके वापस आए थे तो गांव में आते ही लोगों ने कहा गांव में मत जाओ, वहाँ से उजड़ गया है। तो हैरान हो गए। फिर मजबूरी में उनको जो है स्टेशन की ओर आना पड़ा। स्टेशन से उन्होंने जैसे ट्रेन पकड़ी तो वहाँ ट्रेन में ज़्यादातर मुसलमान थे, तो और वही कुरान की आयतें पढ़ रहे थे सब, तो ये भी पढ़ने लगे। लेकिन इनके हाथ में एक ओंकार लिखा हुआ था, जिसको देख के एक मुसलमान ने कहा कि ये क्या, ये तो काफिर है। तो काफिर काफिर जैसे चिल्लाने लगा तो और किसी ने समझा नहीं, ये समझ गए और चलती ट्रेन से दोनों कूद गए। कौन कौन? मेरे दादा और मेरे चाचा। और दादा मेरे उल्टे साइड में
कूदे और चाचा को इंजन की तरफ कूदना पड़ा। तो चाचा को कम चोट लगी और दादा को ज़्यादा चोट लगी। एनी हाउ किसी तरह रेंगते रेंगते दूर गांव में रात के समय एक दिया टिमटिमा रहा था मचान पे। तो उन्होंने कहा यहाँ कोई कॉलोनी है, कोई गांव है, रहता है कोई। तो वहाँ जाके पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाया तो बाई चांस वो किसी ग्राम प्रधान का ही घर था, लेकिन वो मुस्लिम था। उन्होंने फिर भी अंदर बुलाया और हालचाल पूछा, मरहम पट्टी की और उसके बाद खाना भी खिलाया। फिर कहा कि 4 बजे गाड़ी जाती है, आपको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आप यहाँ पे एक दूसरे के बाल काट लिए, क्योंकि सिख थे तो बाल काट के एक दूसरे को उन्होंने बिल्कुल सेट कर दिया, एक मुस्लिम शेप में अपने आप को ढाल लिया। और उसके बाद वो 4 बजे बंदा स्टेशन छोड़ के गया। वहाँ से फिर वो लाहौर पहुँचे और फिर धीरे धीरे समय के साथ कष्ट झेलते झेलते किसी तरह से वो अपने परिवार से मिले। इस बिछड़ने और मिलने में 6 महीने का समय लग गया। तो इस प्रकार ये पूरा कष्टदायी जो विवरण है मैंने बताया। आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? मेरा जन्म, मेरे पिताजी की जब शादी हुई यहीं पे हुई, इलाहाबाद में ही। वो दिल्ली में शादी हुई, फिर यहाँ मेरा जन्म हुआ इलाहाबाद में। शादी किस सन में हुई? 47 में, 48 में? 48 में शादी हुई जी। और 49 में मेरा जन्म हुआ जी। कैंप में, रिफ्यूजी कैंप में। जी। और उसके बाद फिर मैं जब 13 दिन का था तो उन्होंने, हमारे परिवार ने रिफ्यूजी कॉलोनी जो मीरापुर में है इस समय, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जिस समय उसी घर में मैं बैठा हूँ, तो यहाँ वो 13 दिन बाद हम लोग, मैं बच्चा था, मुझे लेके यहाँ पे आए मेरा परिवार और माँ बाप मेरे। तब से यहीं पे मैं रह रहा हूँ। मेरे पिताजी पिछले साल जो है 100 साल से ऊपर की उम्र करके एक्सपायर हुए हैं। और माता जी? माता जी उसके 11 महीने पहले एक्सपायर हुई, उनकी 94 इयर्स की एज थी। माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम स्वर्णा देवी था, पिताजी का नाम कृष्णलाल मारवा जी। और मेरे चाचा का नाम बलराम सिंह था और दादा का नाम लक्ष्मण सिंह। ये तो डिटेल कर दिया पहले। धन्यवाद। हाँ जी, मैं अपने दादाजी के बारे में कुछ और उल्लेख करना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान, जो सो कॉल्ड पाकिस्तान इस समय है, वहाँ पे वो इतने संपन्न थे कि उनके मकान में 16 दुकानें बाहर थी, 8 किराएदार थे और इतना बड़ा मकान, और बोरियों के बोरे सोने उनके घर में होते थे। और सब कुछ छोड़ के जब उनको एकाएक इधर आना पड़ा तो उनके मन मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा और वो एकदम चुप रहने लगे, जिस वजह से परिवार भी काफ़ी दुखी होता था कि इनको क्या हो गया है, बोलते नहीं। और 3-4 साल तक वो यहाँ पे आने के बाद ऐसे ही गुमसुम रहते थे। और इतनी संपन्नता के बाद यहाँ पे हाथ पैर लेके आना पड़ गया उनको, कुछ नहीं साथ में था। और किसी ने बताया कि लक्ष्मण सिंह ऐसा करो कि मैं कपड़े का थान देता हूँ, जाके गली गली जाके बेच लिया करो, जवानी अठानी बच जाएगी तो तुम्हारे परिवार के काम आएगी। तो फिर दादा को थोड़ा अच्छा लगा, तो कंधे पे 2 थान रख के मार्किन के निकल जाते थे। दिन भर पैदल चलते 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 शाम को आ जाते थे। तो जो 54-58 रुपया कभी बच जाता था तो वो उससे परिवार की थोड़ी सहायता हो जाती थी। लेकिन काफ़ी समय तक जो उनको
ये इतना नुकसान होने के बाद जो राजा की तरह जैसे वहाँ रहते थे और यहाँ बिल्कुल हाथ पैर लेके आना पड़ गया, तो बड़े दुखी रहते थे वो। तो सारा उजड़ जाने के बाद यहाँ पे फिर हम लोगों ने, परिवार ने, घर की लड़कियों ने और औरतों ने, सब ने मिल के छोटे छोटे काम करके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके किसी तरह गुजारा करके अपना जीवन चलाया। और आज ये वक्त है कि हम लोग इस अच्छे खासे घर में बैठे हुए हैं और इस प्रकार हम लोगों ने देश के अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट ही किया है। यहाँ से हाथ फैला के किसी के सामने मदद नहीं मांगी, तो पुरुषार्थी की तरह जीवन जिया है, भिखारी की तरह नहीं।